सर, हमने इस नए सीज़न में एक नई शुरुआत की है कि नांदेड़ की आवाम, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की आवाम से कहा था कि आपको जो भी सवालात करने हैं फारूक अहमद साहब से, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए और आप वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मुझे सवालात भेजिए। तो कुछ लोगों ने, तकरीबन 40-45 लोगों ने सवालात भेजे थे, उसमें से कुछ चुनिंदा सवालात हमने निकाले हैं। अलीफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर नांदेड़ के इंजीनियर शेख अंसार साहब का सवाल है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में वीबीए और एमआईएम का गठबंधन हो सकता है क्या, और फारूक सर की इस पर पर्सनल राय क्या है। दूसरा सवाल है अजहर साहब आज़ाद टेंट वाले पीर बुरान वालों का। उनका कहना है क्या इंडिया गठबंधन के अलावा कोई दूसरा गठबंधन वजूद में आ सकता है, आना चाहिए या नहीं। सर, तीसरा सवाल है किन्नौर से अकरम चौहान, पत्रकार अकरम चौहान साहब का। उनका कहना है वंचित अघाड़ी आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम सीटें जिताने की गारंटी लेती है, यानी कि वंचित टिकट तो देगी ही मुसलमानों को, लेकिन टिकट की जगह जिताने की कितनी सीटों की गारंटी लेती है। सर, अगला सवाल है उदगीर से शेख हमीद साहब का। उनका कहना है महाराष्ट्र के अंदर आज इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पार्टी सिर्फ नाम के लिए है। नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम रहनुमा उनके पार्टी गाइडलाइन से आगे कौम व मिल्लत के हक में आवाज़ उठा नहीं सकते, और मुस्लिम पार्टी उनकी आवाज़ अगर उठा भी ले तो वो अलग थड़क पड़ जाती है। शासन प्रशासन पर उसका कोई असर और दबाव नहीं रहता। इस हाल में महाराष्ट्र के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल, भविष्य क्या होगा। सर, अगला सवाल है मोमिनपुरा नांदेड़ से सैयद अशफाक साहब का। सवाल ये है कि शाहरुख खान की मूवी जवान में उसने जो वोट को लेकर बताया है उस पर आप क्या कहेंगे। सर, एक अगला सवाल बाजेगांव नांदेड़ से राक्षस मारे आकाश उत्तम का सवाल है। उनका कहना है फारूक अहमद 2024ला नांदेड दक्षिण मधून आमदार झाल्यानंतर नांदेड दक्षिण मधील सर्व वंचित, शोषित, पीडित घटकासाठी पुढील भूमिका काय असणार आणि आपली राजकीय वाटचाल वंचित बहुजन आघाडीच राहील का। सर, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीआरएस के किसान नेता संतोष गव्हाणे पाटिल साहब ने आपसे किया है। वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये देख लीजिए। सर, आमचे आदरणीय मित्र फारूक भाई यांना माझा एक प्रश्न आहे की बाळासाहेब आंबेडकर नेहमीच मराठा आरक्षणाविषयी सकारात्मक बोलतात, पाठिंबा आहे असे म्हणतात, पण आदरणीय बाळासाहेब ज्या पद्धतीने मुस्लिम आरक्षणासाठी मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर रस्त्यावर उतरले होते, तसं मराठा आरक्षणासाठी एवढ्या मोठ्या ताकदीनं का उतरत नाही, याचं उत्तर दिलं पाहिजे। हा नुसताच देखावा आहे, म्हणायचं आहे का खरोखरच मनातून आहे, हे कळलं पाहिजे जनतेला। सर, हमने इस नए सीज़न में एक नई शुरुआत की है कि नांदेड़ की आवाम, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की आवाम से कहा था कि आपको जो भी सवालात करने हैं फारूक अहमद साहब से, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए और आप वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मुझे सवालात भेजिए। तो कुछ लोगों ने, तकरीबन 40-45 लोगों ने सवालात भेजे थे, उसमें से कुछ चुनिंदा सवालात हमने निकाले हैं। तो उसमें सब में पहले मुझे पहले ये कहना है कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके चैनल की रफ्तार बढ़े और इतना बड़ा और पॉपुलर चैनल बन जाए कि आपको इस रूम में, स्टूडियो में ये चैनल को चलाने के बजाय अल्लाह इतना बड़ा स्टूडियो अता करे कि आप लाइव पब्लिक को बुलाकर सामने सवाल पूछने लगा सके। इंशाल्लाह ऐसी कामयाबी आपको अता करे, ऐसी हमारी अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह। सर, तो सबसे पहला सवाल नांदेड़ से अजहर खान साहब का है। सर, नांदेड़ से अजहर खान साहब ने सवाल भेजा है आपके लिए कि आज के हालात में लोगों का सियासत से भरोसा उठ चुका है, खासतौर पर महाराष्ट्र में किसी भी सियासी जमात पर लोगों का भरोसा बाकी नहीं रहा। लोग वंचित जैसी पार्टी पर क्यों भरोसा करेंगे।
आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि पार्टी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी? मुझे पहले तो खान साहब के ज़रिए ये सवाल आया तो आवाम को ये पूछना है कि आपका सियासत पे से भरोसा उठ गया, आपका वकालत पे से भरोसा उठा कि नहीं उठा, आपका सहाफ़त पे से भरोसा उठा कि नहीं उठा, आपका मेडिकल साइंस पे से भरोसा उठा कि नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री से, आपका टीचर कम्युनिटी से भरोसा उठा कि नहीं, किस किस के ऊपर के भरोसे कामयाब हुए आपके? हर जगह तो ठोकर खा के आए हो, हर जगह तो आप रिजेक्ट होके आए हो, हर जगह आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चला है ना, सारे सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं ना। तो खाली सियासत पे भरोसे की क्यों बात चल रही है? किसी शोबे पे भरोसा है आपको? आज आपको उलेमाओं पे भरोसा है, और है तो फिर कौन से उलेमा पे, इस पे कि उस पे? देखिए, सवाल ये नहीं है, शोबा कोई भी हो, दीनी तंजीमें हो, समाजी तंजीमें हो, माशी तंजीमें हो, तालीमी तंजीमें हो या सियासी तंजीमें हो, भरोसे के काबिल लोग उसमें रहेंगे तो भरोसा टिकाएंगे, भरोसे के काबिल लोग नहीं रहेंगे तो भरोसे को तोड़ेंगे। तो अच्छे लोग जो तहरीक में रहेंगे और जो तहरीक में वो अच्छे बनेंगे, अगर आवाम उनको भरोसा दिलाएगी कि आप डरो मत, हम साथ में हैं, तो किसकी मजाल है आपको धोखा देने की? लेकिन किसके भरोसे पे आदमी हिम्मत करे, किसके भरोसे पे उड़ी मारे, किसके भरोसे पे चैलेंज एक्सेप्ट करे? तो वो करता है एक संगठन के भरोसे पे, आवाम की दुआओं के हौसलों के बदौलत करता है। तो मुझे अजहर खान साहब को कहना है कि इत्मीनान रखिए कि हमने माजी में भी आवाम की जिम्मेदारियों के साथ में कभी धोखाधड़ी नहीं की है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी एक सियासी पार्टी बोलकर नहीं, हर सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से सियासत ही करती है, और सियासी पार्टी सियासत करने के लिए ही है। आप अपने फायदे की सियासत क्या है? देखो, आपको महाराष्ट्र के अंदर 80 विधानसभा है जावेद साहब, जहां पर मुसलमान एमएलए तय करता है, मुसलमानों के मर्जी से और मुसलमानों के वोटों से वहां का एमएलए तय होता है। 288 में क्या 80 विधानसभा है जहां मुसलमान इतनी तादाद में है कि कौन एमएलए होगा वो तय करता है। मुझे कहना है उनमें से 40 विधानसभाएं ऐसी है जहां मुसलमान इलेक्शन लड़ता है, लेकिन 4-5-6 हज़ार वोटों से हार जाता है, क्योंकि वो 4-5-6 हज़ार दिगर तबके के वोट उसको मिलते नहीं है। आज वीबीए एक ऐसा चैनल है, आज अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसी क़यादत है जिनके अपील पर, जिनको मानने वाला वोटर कम से कम 10 से 30 हज़ार वोट, 25 से 30 हज़ार वोट एक एक विधानसभा ऐसी है जहां पे प्रकाश अंबेडकर साहब के अपील पर ये वोट टर्न होता है। आज आप हार रहे हो 5-10 हज़ार वोटों से, लेकिन कोई लीडर है जो तुमको 20-25 हज़ार वोट दिलाने के लिए तैयार है, दिला रहा है। आप उस लीडरशिप का फायदा लोगे कि नहीं लोगे? आप अपने कुछ लोग चुना के लाओ और उनके कुछ चुना के दो। 80 विधानसभा में 40, हमने ये कहना चाहिए वंचित बहुजन आघाड़ी को कि आप 40 मुसलमानों को नुमाइंदगी दो और 40 दिगर तबके को दो। ये 80 सीटों पर हम वीबीए को वोट करेंगे। बाकी 208 जगह क्या आप लोगों को व्यापार करना है, दुकानदारी करनी है, क्या आप लोगों को ख्वाहिशात पूरी करनी है, कर लो ना। लेकिन 80 विधानसभा तो आप वीबीए के साथ आकर देखो। आज तक महाराष्ट्र के आजाद मुल्क के अंदर, महाराष्ट्र के असेंबली में 2009 में सबसे ज्यादा 11 एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन 2009 से पहले और 2009 से बाद आज तक 8-9-10, जबकि मुसलमानों की तादाद 11-12% है महाराष्ट्र में। 288 के अगर 10% भी पकड़े तो 30 एमएलए होने चाहिए, लेकिन आप 8-9-10 के आगे बढ़े नहीं कभी। 11 एक बार आए 2009 में, लेकिन अगर आप 80 सीटों पे वंचित के साथ में आ जाते हो तो हम 40 वंचित तबकात के और 40 मुस्लिम तबकात के एक दूसरे को वोट देके एमएलए बना सकते हैं ना। 80 में के 50-60 तो सीटें आएंगी और 50 सीट लाने वाला सीएम भी रह सकता है आने वाले असेंबली में। तो ये मुझे लगता है कि हमने भरोसा और जज्बात और इमोशनल होने के बजाय हमने इक्वेशन और कैलकुलेशन के बेस पर राजनीति को देखना और स्वीकारना, कबूल करने का एक मादा रखने की जरूरत है। और प्रैक्टिकल सेंस की राजनीति में वीबीए मुसलमानों को जो हक दिला सकती है, नुमाइंदगी दिला सकती है, दिगर कोई पार्टी आपको उतनी नुमाइंदगी नहीं दिला सकती। खुद अशोक चौहान नांदेड़ में 5000 उनके समाज के वोट मुस्लिम कैंडिडेट को टर्न नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ,
पूछ लो किसी भी कांग्रेस के नेता को, 5,000 से ज्यादा वोट अशोक चौहान किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टर्न कर सकते हैं क्या? मेरा चैलेंज है अशोक चौहान को, दो बोलो उम्मीदवारी मुसलमान को और जिता के लाओ, बोलो उसको हिंदू वोट दिलाओ। मैं चैलेंज से कहता हूँ, दिला ही नहीं सकते हो। ये करिश्मा सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब कर सकते। सर, आपने कहा है कि 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि 80 विधायक 80 एमएलए वो जिता कर दे सकते हैं। और आपने ये कहा है कि आप वंचित से डिमांड करिए कि 40 हमें दीजिए, 40 अदर कम्युनिटी को दीजिए। उस 40 में या उस 80 में क्या नांदेड़ की ये 2 विधानसभा आते हैं, उत्तर दक्षिण? हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और हमको 2 आते हैं तो 1 देनी पड़ेगी और 1 लेनी पड़ेगी। तुम 2 के चक्कर में जाके 1 भी नहीं आ रही। आपने 2019 में गलती वही की। एक तो कुछ लोगों ने जो वोट दिए बोले कि दोनों लाएंगे, दोनों मुस्लिम को ही लाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, एक तरफा तो होगा नहीं। आपको लेन और देन दोनों करना पड़ता है। एक आपका एमएलए लाना है तो आपको एक दिगर तबके का लाना पड़ेगा, इसलिए लेन देन करोगे तो बराबरी की बात होनी चाहिए ना। आप हक पसंद हो, इंसाफ पसंद हो, इंसाफ के तकाजों पे फैसले करते हो। आपको इतना यानी खुलफाए राशिदीन के दौर से आप देखते आए हो कि हमने अपने बैतुल माल के अंदर भी एक ट्रांसपेरेंसी रखी है, कभी भी बदनीयती नहीं की है। ये कौम है भाई हम, तो हम खाली लेने की क्यों सोचेंगे, हम देने की भी सोचेंगे। एक आप वंचित तबके का लाओ, एक मुस्लिम का लाओ, तो फिर ये बैलेंस बराबर हो सकता है। तो ये दोनों भी सीटें वो 80 में आती है। उम्मीद है अजहर खान साहब फारूक अहमद सर के इस जवाब से संतुष्ट होंगे। सर, दूसरा सवाल है अजहर साहब आजाद टेंट वाले पीर बुरान वालों का। उनका कहना है क्या इंडिया गठबंधन के अलावा कोई दूसरा गठबंधन वजूद में आ सकता है, आना चाहिए या नहीं? आना तो चाहिए, आना चाहिए, लेकिन सियासी पार्टियों के जो कायद होते हैं ये अपने अपने फायदे नुकसान को देखकर राजनीति करते हैं। इसलिए सियासी पार्टियों का अलायंस होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, ये आपके मेरे मर्जी पे नहीं होता है। ये वो पार्टी की सिद्धांत, पॉलिसी और उनका जो फ्यूचर को देखने का नज़रिया है उस पर डिपेंड है। नहीं तो आप देखो लोकसभा में जिस पार्टी को वंचित को साथ में लेने का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था और एक वाहिद एमपी वो चुना के ला लिए थे, उसी पार्टी ने अलायंस में से बाहर निकलने की गड़बड़ की। अगर वो थोड़ा सा सब्र से काम ले लेते कि चलो भाई अपने को 5, 8, 10 जो दे रहे वो देने दो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में हमको बीजेपी को दूर रखने के लिए एक अच्छा अलायंस बन गया है और हम लोकसभा में एक बेनिफिट ले लिए तो विधानसभा में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तेलंगाना भी 8 ही लड़ाते ना, तो फिर यहाँ पे भी 8 ही लड़ाई मान लेते। मगर मैं आपको ये फिर कहता हूँ 8 नहीं, कम से कम 25-30 सीटें देने की तैयारी वंचित की थी, लेकिन खैर वो अपना टॉपिक नहीं है। लेकिन वो कर लेते तो होता, तो मुझे लगता है कि ये अलायंस नहीं टूटना चाहिए था। तो वैसे कोई अलायंस टूटना नहीं टूटना आपके बस में नहीं है, वो उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे इम्तियाज जलील तय करे, आवाम को तय नहीं करने दिए, आपके मेरे जैसों को तय नहीं करने दिए। उन्होंने उठाए, लिखे लेटर और निकल गए, बाहर आ गए। तो ऐसे ही नेता होते हैं जो अलायंस बनाते और बिगाड़ते हैं। तो आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुझे लगता है अब आवाम मुत्तहिद हो जाएगी और वो तय करेगी कि किसी बेस्ट कैंडिडेट के साथ हमको खड़े रहना है, तो ये भी ठिकाने पे आएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडरान हैं जिनको अलायंस को बनाने, बिगाड़ने, तोड़ के निकल जाने की मस्ती आती है, ये मस्ती भी उनकी दूर हो जाएगी ना अगर आवाम मुत्तहिद हो जाएगी। आवाम तय करे, हम तय करेंगे क्या करना है। कर्नाटक के अंदर आवाम मुत्तहिद हुई थी। आवाम अगर मुत्तहिद हो जाती है तो नतीजे अच्छे आते हैं। अब आवाम को बेदार होना पड़ेगा, पॉलिटिकली फैसला लेने की क़ुव्वत को अपने बढ़ाना पड़ेगा और आवाम मुत्तहिद होगी। आने वाले दौर में तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आवाम बहुत अच्छी मुत्तहिद होकर कुछ मुजाहरा करेंगे। उम्मीद है अजहर साहब फारूक सर के जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। सर, तीसरा सवाल है किन्नौर से अकरम चौहान, पत्रकार अकरम चौहान साहब का। उनका कहना है वंचित अघाड़ी आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम सीटें जिताने की गारंटी लेती है, यानी कि वंचित टिकट तो देगी ही मुसलमानों को, लेकिन टिकट की जगह जिताने की कितनी सीटों की गारंटी लेती है? चलिए अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन अल्फाजों का। आपके अल्फाजों में यकीन है
कि वंचित टिकट तो देगी ही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई कांग्रेसी इस बात को नहीं बोल सकता कि कांग्रेस मुसलमान को टिकट देगी ही, क्योंकि वो कांग्रेसी को मालूम है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देगी। तो पार्टी का काम टिकट देना है, जिताने के लिए सपोर्ट देना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे कायद प्रकाश अंबेडकर साहब और मेरी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा में भी, अगर पूरी लोकसभा वंचित बहुजन आघाड़ी अपने अलायंस से अपने तरीके से लड़ रही है और हमको अपनी सीटें मिलती है, अगर अलायंस में जाते हैं और हमको हमारे कोटे की सीटें मिलती है, तो महाराष्ट्र में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 4 से 5 MP के टिकट दिए थे और अपने समाज के वोट भी दिए थे। बगल के परभणी में जाकर देखो, वहाँ पर 1.25 लाख वोट जो मिले हैं वो प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपने को मानने वाले वोटर को टर्न करके एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिलाए थे। इसी तरह से औरंगाबाद का मिसाल ले लीजिए, वहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को प्रकाश अंबेडकर साहब ने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट टर्न आउट करके दिया था। तो मेरी पार्टी टिकट भी देती है और एक वोट बेस भी देती है। अब मुसलमानों को मुत्तहिद होकर दिगर तबके अपने को और कौन से वोट दे सकते हैं, उनके करीब जाकर वोट दिलवाना, ये करामत हमको करनी पड़ेगी, ये कसरत हमको करनी पड़ेगी। सर, अगला सवाल है उदगीर से शेख हमीद साहब का। उनका कहना है महाराष्ट्र के अंदर आज इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पार्टी सिर्फ नाम के लिए है। नाम निहात सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम रहनुमा उनके पार्टी गाइडलाइन से आगे कौम व मिल्लत के हक में आवाज उठा नहीं सकते, और मुस्लिम पार्टी उनकी आवाज अगर उठा भी ले तो वो अलग थड़क पड़ जाती है। शासन प्रशासन पर उसका कोई असर और दबाव नहीं रहता। इस हाल में महाराष्ट्र के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल, भविष्य क्या होगा? देखिए हमीद साहब, पहली बात तो है कि अगर हम राजनीति में जो लीडर हैं ये सेवक हैं, और इवन चुन के आए वाला आमदार खासदार भी है तो सेवक है। सेवा करने के लिए उनको तयशुदा खिदमत के लिए चुना गया है। समझो आपने एक ड्राइवर रखा है और वो ड्राइवर को आप तनख्वाह दे रहे हैं, आप घर में से निकल रहे हैं तब तक वो मुस्तैद तौर पे वहाँ पे खड़ा हुआ है ड्यूटी करने के लिए। लेकिन जैसे ही अब आप बोल रहे हो उसको चलो गाड़ी निकालो, बोला साहब ज़रा पैर दुख रहा आप चलाओ, और वो बाजू बैठ गया। गाड़ी तो आप चला लिए, फिर शाम में उसको घर पे छोड़ दिए, फिर वो अपना अपना निकल लिया। वो टाइम तो दे रहा है लेकिन वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है। तो आपने उसको अगर ड्राइविंग के लिए अपॉइंट करा है और सैलरी दे रहे हैं और वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है, तो आप उसको रखोगे क्या? उसको तनख्वाह जारी रखोगे क्या? तो आपने अपना नगर सेवक, अपना आमदार, अपना खासदार जिस मकसद से चुना है, अगर वो मकसद पे काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कंटिन्यू इनाम दोगे या उसको सजा दोगे? हम अपने कायदों को काम नहीं करने का इनाम देते आए हैं, उनको लीडर कायम रखकर, लीडर बनाकर। अरे जिसने काम नहीं किया, अगर चौकीदारी नहीं करके सो गया और चोरी हो गई, तो आप उसको सजा दोगे, फटकारोगे, आप उल्टा उसको इनाम देते हो। तो यहाँ हम गलत हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई जिम्मेदार, कोई काम करने वाला और थोड़ा सा कर्तृत्ववान नेता क्यों बनेगा? फिर वो तो सब धोखेबाजी आएंगे। फिर तो बदलाव हमको अपने नजरिए में लाना पड़ेगा। जिनको चुन के दिया उनसे काम लेने की आदत डालना पड़ेगा। जो आज आपके लीडर बन के घूमते हैं, इलेक्शन में आपके वोटों को फिराने की बात करते हैं, आज अपने मसले पर उनके घर पे जाओ, उनको बाहर निकालो, अपने हल कराओ। देखो मराठा समाज को गाँव बंदी कर दिए, अच्छे अच्छे आमदार खासदारों की गाड़ियों को फोड़ डाले, आहे की नाही? वठणीवर आणलं की नाही त्यांनी त्यांच्या आमदार खासदारांना? पोपटासारखा आता जरांगे पाटलाच्या मागे गेली की नाही? हे त्या समाजातली हिम्मत आहे। हीच हिम्मत, यही हिम्मत और हिकमत अपने भी कहूँगा। ठीक है, मैं वो नहीं बोलता कि किसी को कॉपी करना चाहिए, लेकिन आपको अपने नुमाइंदों से सवाल पूछने की हिम्मत और जुर्रत दिखानी पड़ेगी। पॉलिटिशियन को डरते हैं लोग, पॉलिटिशियन ने डरना चाहिए आवाम को, क्योंकि किरदार आवाम का है। आवाम मेहनत का खाती है, मेहनत कश आवाम है, अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारती है, रूखी सूखी खाद के लेकिन इज्जत से ज़िंदगी गुजारने वाले। जितना बुलंद किरदार आवाम का है उतना बुलंद ये सियासी लोगों का नहीं है। तो डरना तो चाहिए आवाम को लीडरों ने, तो फिर लीडरों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यही जुर्रत आवाम दिखाती है वक्त वक्त, लेकिन ये जुर्रत अभी दिखानी चाहिए। और इसी तरह
काम करा के लेने की आवाम को और नौजवानों को भी ये क़ुव्वत डेवलप करनी चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में नौजवानों में अपने कौम और मुल्क की फ़िक्र में मीटिंगें होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए और एक मजबूत क़यादत और एक मजबूत संगठन ये नौजवानों के अंदर अभी बनना वक्त की ज़रूरत है। सर सवाल ये था कि महाराष्ट्र के अंदर आज इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पार्टी सिर्फ नाम के लिए है। नाम यहाँ सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम रहनुमा उनके पार्टी गाइडलाइन से आगे कौम व मिल्लत के हक में आवाज़ उठा नहीं सकते, यानी कि पार्टी के आगे। यही मैं कह रहा हूँ कि असल वजह है कि उनको कौम का दबाव नहीं रहा, उन पे कंट्रोल नहीं रहा। उनको इतना मालूम है इलेक्शन में अपने को चुन के आने तक या साहब को चुन के दिए तक काम कर लो, बाद में कौन पूछने वाला अपने को, ये कौम आ रही क्या पूछने को। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, जब तक आप पूछोगे नहीं उनको क्या अरे भैया तुमको इस काम के लिए तुम्हारे साहब को चुन के दिया, वो काम कराओ ना साहब से, तकाजा नहीं लगाओगे, उनके छाती पे नहीं बैठोगे, तो ये सुधरने वाले नहीं है। तो आप जो आज अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हो, बेबस नहीं हो तुमने कायद चुने हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो उनको काम करा दोगे तो ये बुनियादी मसला हल होगा। हल यहाँ पे कल को वंचित से फारूक अहमद भी चुन के आ गए और अगर मैं जिस वादों पे चुन के आया और काम नहीं करूंगा तो कौन मेरे को टोकने वाला है। ये कौम जो बालाजी कल्याणकर और मोहन आंबर्डे के घर पे जाके सवाल नहीं पूछी, वो थोड़ी मेरे को सवाल पूछेगी। अगर मैं इस फिराक में रहूंगा तो मैं भी काम नहीं करूंगा ना। तो मुझे ये कहना है कि फारूक अहमद ही क्यों ना हो, कोई भी रहे, उनको उनका काम कराने का एहसास कराना और उनसे उनके काम करवा के लेना, ये प्रेशर अवामी तहरीक के जरिए होना चाहिए, तो सब साला सीधे रहेंगे। उम्मीद है शेख हमीद साहब सर के सवाल जवाब से सहमत होंगे। सर अगला सवाल है ईदगाह रोड नांदेड़ से गौस खंदारी साहब का। नांदेड़ शहर में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वोटर्स है, तो फिर तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिम को एमएलए या एमएलसी क्यों नहीं बनवाती? क्या हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है? अब ये सोचने की बात है कि जब इस नांदेड़ के अंदर सैयद फारूक पाशा नाम के एमएलए थे, तब शंकरराव चौहान नाम के नगर सेवक थे। अब जो उस वक्त में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आवाम से चुनकर आकर एमएलए बने, एक बार एमएलसी से चुन के आए, एक बार डिप्यूटी स्पीकर रहे असेंबली में, एक बार एजुकेशन मिनिस्टर बने वो। आज वो सियासी बुलंदी वाली शख्सियत कहाँ है? और उनके दौर में जो नगर सेवक थे, जो नगर अध्यक्ष बन गए थे, वो नगर सेवक और नगर अध्यक्ष की फैमिली की सियासी बुलंदी कहाँ? कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। काबिलियत तो हमारे में ही थी। हमारी काबिलियत और क़ुव्वतों को कुचल कर, तोड़ मरोड़ कर, फाटे फोड़ कर, बांट कर राज करने वाले कौन हैं, उनको ढूंढो। आपकी आमदार की, खासदार की, मंत्री, स्पीकर सब आपके कदमों में है, लेकिन आप किसको ताकत दिए? आपने उन्हीं को ताकत दिए जो एक कटर लेके काटने और आपको तोड़ने का काम किए। इसीलिए ऐसे वैसे वो आज कैसे कैसे बन गए और जो कैसे कैसे थे ऐसे वैसे हो गए। तो ये हमको आत्म परीक्षण की, ये अपने आप से जूझने की मुझे लगता है ज़रूरत है। और अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, तो इसके ऊपर मुझे लगता है अपनी विरासतों को जिंदा करो, अपनी क़यादतों को जिंदा करो, अपने बुजुर्गों के बहादुर और फ़ख्र के कारनामों को जिंदा करो। आपका हीरो वो गाजी नहीं है, अर्तुगरुल गाजी नहीं है, आपका हीरो टीपू सुल्तान है। उसने इसी समाजी निज़ाम में मसावत के पैगाम को आगे बढ़ाया। आपके इसी धर्म और जाति में बटे हुए और गैर बराबरी की नजरिए से बने वाले सिस्टम में आकर उसने नंगों को
नंगों के तन को ढकने का इख्तियार दिया, छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, युवाओं को अच्छी तालीम और अच्छे रोजगार के मौके फराहम कराए, ताकत की मिसाल मिसाइल, तोफ, मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ये हमारे फक्र हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बाप दादा हैं, इनको जिंदा करो। ये इस मिट्टी के हैं, इस मिट्टी में पनपे वाली फसल ही इस मिट्टी में आएगी। वहां खजूर के झाड़ लगते हैं, यहां खजूर के झाड़ नहीं लगते। जो यहां उगता है वही पेरना पड़ेगा, लेकिन बीज वो होना चाहिए, उसूल वो होने चाहिए जो हमारे दीन के, मसावत हो, इंसाफ हो, हक देने की दिलाने की बात वो होनी चाहिए। ये नजरिया हमारा नहीं है। हम कम पड़ गए जनाब ये बताने में कि शहंशाह बाप को भी उसका बेटा नजर कैद में डालता है, इसलिए नहीं डालता है कि उसको राजा बनना है, राजा तो किसी न किसी बेटे को बनना ही था, इसलिए डालता है कि वो आवाम की तिजोरी का खर्च आवाम के हक में नहीं करते हुए अपने ख्वाहिशात पूरे करने के लिए और इमारतें बनाने में डाल रहा था, तिजोरी लुटा रहा था। उसको रोकने टोकने के लिए नजर कैद में डाला था, काल कोठरी में नहीं डाले थे, काले पानी की सजा में नहीं डाले थे, नजर कैद में डाले थे। वो इंसाफ का तकाजा था। और जो बेटे ने शहंशाह बाप को तिजोरी का उधर पट्टी के लिए नजर कैद में डाला था, उस बेटे ने बादशाह शहंशाह बनने के बाद उस तिजोरी से 1 रुपया नहीं लिया। खुद के खर्चे भी अपने मेहनत से निकाले, अपने मजदूरी से निकाले, लेकिन सरकार की हुकूमत की तिजोरी से नहीं लिया। यह बताने में आप कम पड़ गए हैं। औरंगजेब के आलमगीर की झूठी तारीख लिखने वालों ने उनकी ड्यूटी करे, क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी सच्चा इतिहास नहीं लिखा है, झूठ और फरेब पे लिखा है, नफरत के बुनियाद पे लिखा है, ब्राह्मण्यवादी मानसिकता से दूषित होकर लिखा है, बदनामी भी की है। छत्रपति शिवराया के जो पहले गुरु है, जिनकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज कर्तृत्ववान बने, उनके वालदा माँ है, माँ जिजाऊ है। माँ जिजाऊ पे छींटे उड़ाने वाली ब्राह्मण्यवादी इतिहासकार रह गए। जो शिवाजी महाराज का इतिहास सही नहीं लिखे, वो इतिहासकार औरंगजेब आलमगीर का लिख सकते क्या? उन्होंने तो गलत लिखा, वो तो ब्राह्मण्यवादी मानसिकता थी। कम आप पढ़े हैं उनकी अच्छाई और सच्चाई सामने लाने में, आप उनकी दलीलें रखने में कम पड़ गए। आज अगर कोई वो कदम बढ़ाता है तो आप उनकी तनकीद करते हो। प्रकाश अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र के वोट नहीं लिए मुसलमानों के, लेकिन वो उस इशू के ऊपर आगे आ रहे। लेकिन जो 70 साल से तुम्हारे वोट लिए वाले, वो मुंह खोल रहे हैं क्या? उल्टा उन्होंने अगर मुंह खोला तो मुसलमानों को तनकीद करने के लिए खोला, उन्होंने मुंह खोला तो फिरका परस्तों की बाजू लेने के लिए खोला, उन्होंने मुंह खोला तो कोल्हापुर के वाक़े के ऊपर है किसी की मजाल काम करने की? नहीं किया किसी ने। स्टेटस के राजनीति पे मुंह खोला किसी ने? नहीं खोला किसी ने, क्योंकि वो बुज़दिलों को तुम अपने कायद मानते हो। और जिन्होंने इसके ऊपर हिम्मत दिखाई कदम उठाने की, आगे बढ़ने की, उनकी क़यादतों पे तुमको ऊंच नीची दिखती है, उनके लिए आप शक शुबा सामने लाते हो। ये फेल्योर है हमारा, यहाँ नाकाम हुए हमको अपने हीरो और विलन तय करने में हम फेल हुए। हम अपने असली हीरो को नहीं पहचान पाए, हम नायक कौन है और खलनायक कौन है ये नहीं, नालायकों को नायक बनाया हमने, साफ करके नालायक को नायक बनाने का काम करे। और जो नायक थे तुम्हारे, उनको भुला दिया आपने। सैयद फारूक पाशा जिसने इदारे लाए, अरे नांदेड़ ने धर्माबाद के भी अंदर स्कूल संस्था लाई थी, वो आदमी ने अपने कलम के जोर पर लाई है। नांदेड़ को मुसलमानों के तालीमी तहरीक के अंदर सैयद फारूक पाशा का जो योगदान है, उनके इतने साल बाद भी उनके बराबरी का योगदान एक आदमी ने नहीं दिया साहब, एक शख्स ने नहीं दिया। जो उन्होंने 80 के पहले तक कर दिया था, वो इन 45 सालों में आप नहीं कर पाए। जो उन्होंने 25 साल में कर दिया, वो अब आप नहीं कर पाए। इतना बड़ा योगदान उनका रहा। तो आज आप फेल हो रहे हो अपने नायक चुनने में, नालायक को साफ बना दिए। और जो नायक था, जिसने तुम्हारे इन तालीमी तहरीक को, तुम्हारे वजूद को असेंबली के अंदर जिसने नुमाइंदगी की, डिप्यूटी स्पीकर और मिनिस्टर बन के जिसने किया, वो तुमको याद नहीं रहते। AR अंतुले तुमको याद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तुमको याद नहीं। इन्होंने किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में या कांग्रेस के कौन से नेता ने क्या किया? सादी पोस्ट तक नहीं डालते साहब ये फेसबुक पे। इतनी जिनको आपके बुजुर्ग आपका फख्र महसूस करने वाली तारीख से भी जो अपने आप को अछूत बनाते हैं, वो तुम्हारे कायद और नेता नहीं हो सकते।
उम्मीद है गौस खंदारी साहब को फारूक अहमद साहब का जवाब पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सर अगला सवाल है मोमिनपुरा नांदेड़ से सैयद अशफाक साहब का। सवाल ये है कि शाहरुख खान की मूवी जवान में उसने जो वोट को लेकर बताया है उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो तो आखिरी में यही काम हम करते आए हैं। जवान में अब आ गया, एक बड़े पर्दे पर आ गया, मीडिया है। देखिए, फिल्मों को आप हर बार तंग नज़रिए से हर चीज़ को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। अब फिल्में जो है वो एक बहुत बड़ा ऐसा मीडिया है जो आवाम की जहन साजी कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने दुश्मन उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले जंग के अंदर तोफ, मिसाइल, ऐसे हथियार इस्तेमाल होते थे। अब कौम के खिलाफ की ये जो जंग है इसमें मीडिया यूज़ होता है, टीवी, फिल्में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जायज़ नाजायज़ में नहीं जा सकते, लेकिन तोफ का जवाब तोफ ही दे सकती है, मिसाइल का जवाब मिसाइल ही दे सकता है। अगर उन्होंने फिल्मों से तरबियत की है आवाम की, कौम की, तो आपको फिल्मों से ही नेक तरबियत भी करनी पड़ेगी। उन्होंने आग अगर फिल्मों से लगाई है तो आपको पानी भी फिल्मों से ही डाल के बुझानी पड़ेगी उस आग को। तो ये चीज़ों को मुझे लगता है कि जवान फिल्म वही काम कर रही है जो इन्होंने कश्मीर फाइल के नाम से वगैरह वगैरह फिल्में बनाई थी, केरला स्टोरीज के नाम से। तो ये नफरत की आग फैलाने की फिल्मों की आग को बुझाने का काम जवान फिल्म में किया है। उस फिल्म के थीम और पूरे जो चीज़ें वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसमें अहम बात है जो आखिर में शाहरुख खान की आखिरी फिरौती जो मांगता है, वो आखिरी फिरौती जो शाहरुख खान ने उस फिल्म में मांगी है वो ये उंगली का सही इस्तेमाल मांगी है। उंगली करने की आदत हर समाज में हर लोगों को रहती है। उंगली करो, सही जगह पे करो, अपने फ़ायदे के लिए करो, अपने मुस्तकबिल के लिए करो, अपने सुनहरे भविष्य के लिए करो। तो उंगली करो उस हक के लिए करो जो लोगों को इंसाफ दे सकता हो। इलेक्शन के अंदर वोट डालते वक्त हमारे जो क्राइटेरिया है, मुझे पता है कि मैं एक कैंडिडेट था, 3 दिन पहले तक ऐसा माहौल था कि सबको ये पता था कि मेरे खिलाफ खड़े हुए जो कैंडिडेट है, दिगर तबके और दिगर कौम के लोगों में भी, दिगर कैंडिडेट की कैंपेनिंग करने वालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्कशन रहती थी कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से फारूक अहमद एक काबिल कैंडिडेट है। ये चर्चा थी, ये फीडबैक हमको आवाम से, पत्रकारों से आता है। लेकिन वोट देते टाइम पे ये उंगली ने गड़बड़ कर दी, बहका दिया। तो यहां से अगर आप सही रहोगे तो ये भी सही काम करती है। आखिरी वक्त में जो आप जिनको बारे में बोलते आ रहे थे, इन्हों क्यों खड़े रहा यार, ये तो इस पार्टी से आके इस पार्टी में खड़े रहा, ये तो वोट बांटने को खड़े रहा, वोट काटने को खड़े रहा, इसको तो इसने खड़े किया। ये आम हवा में डिस्कशन रहने के बाद भी ये उंगली उसकी तरफ क्यों गई? अगर वो उंगली उस तरफ नहीं जाती, ये उंगली अगर सही जगह होती, तो आज आपकी एक नुमाइंदगी बड़ी ताकत के साथ अल्लाह के फजल से असेंबली में रहती थी। हमारी एक गलती से बंटवारा हो गया और वो बंटवारे के अंदर आपकी एक नुमाइंदगी से आप महरूम हो गए, वंचित हो गए। तो मुझे लगता है कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, जज्बात के राव में आकर नहीं, अपना दिमाग लगा के सियासत करना पड़ेगा। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब अक्सर ये बोलते हैं कि सब समाज दिमाग से सियासत करता, लेकिन मुसलमान दिल से सियासत करता। बहुत अच्छी बात है, जो काम करो दिल से करो, लेकिन सियासत करते वक्त दिल से करो, लेकिन अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाते हुए करो, दिमाग की रोशनी में करो, दिमाग को पूछ कर करो, सोच कर करो, इक्वेशन कैलकुलेशन देख कर करो। वैसे मुसलमान बेदार कौम है, नफरत की सियासत के खिलाफ लड़ने में इसका कोई जोड़ नहीं है। ये 15% मुल्क की बताई जाती, 16, 18, 20% जो भी आबादी है, ये बीजेपी जैसी फिरका प्रस्तों के खिलाफ ताकत से एक होती है। लेकिन हम किसके साथ एक हो रहे? 14 में हमने एक गट्ठा उठ दिए, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। 19 में एक गट्ठा उठ दिए, फ़ायदा नहीं हुआ। अब 24 में फिर वही गलती करोगे तो फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए अब हमको ये करना पड़ेगा कि ब्लाइंडली एक पार्टी के पीछे रहने की बजाय कौन ऐसा वोट बैंक है जिसमें हम ऐड होते जिता सकते, ये कैलकुलेशन से अगर
हम ये उंगली का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये उंगली जो है हमारे लिए, तो ये जो उंगली है ये कलमे की उंगली बोला जाता है। हम कुरान शरीफ की तिलावत के वक्त में इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। ये उंगली अगर हमने बिस्मिल्लाह बोलकर सही बटन दबा दिया तो इंशाल्लाह आने वाले मसलों को हल कराने के लिए ये उंगली का चमत्कार पूरी दुनिया देखेगी। उम्मीद है सैयद अशफाक साहब को फारूक अहमद साहब का ये जवाब पसंद आया होगा। सर, एक अगला सवाल बाजेगांव नांदेड़ से राक्षस मारे आकाश उत्तम का सवाल है। उनका कहना है, फारूक अहमद 2024ला नांदेड दक्षिण मधून आमदार झाल्यानंतर नांदेड दक्षिण मधील सर्व वंचित, शोषित, पीडित घटकासाठी पुढील भूमिका काय असणार आणि आपली राजकीय वाटचाल वंचित बहुजन आघाडीच राहील का? मला या प्रश्नाचं उत्तर मराठीमध्ये द्यावं असं वाटेल, कारण प्रश्न मराठीत आहे तर उत्तरही मराठीत राहायला पाहिजे। आकाश राक्षस मारे यांना पहिल्यांदा मला हे सांगायचं आहे की मी 2019ला निवडणूक लढवलेली असताना मला वंचित बहुजन समाजानं साथ दिली, मतदान दिलं आणि ज्या लोकांनी मला मतदान दिलं, ज्या मुस्लिमांनी दिलं, ज्या बहुजनांनी दिलं, ज्या वंचितांनी दिलं, त्यांचं मी प्रतिनिधी म्हणून 19 ते 24 या कार्यकाळामध्ये मी रस्त्यावर राहिलो। मी त्यांची लढाई लढली, मी त्यांच्यासाठी भांडलो, मी संघर्ष केलो, मी घरात बसलो नाही। हरलो तरी मी घरात बसलो नाही, हरलो तरी लढलो, जिंकलो तर लढणारच आहे ना। जिंकल्यावर तर त्यांच्यासाठी जास्त ताकदीनं लढे। आता कलेक्टर ऑफिसला, SP ऑफिसला, पोलीस स्टेशनला जाऊन मी समाजाचं प्रतिनिधित्व केलं। निवडून आलो तर असेंब्लीमध्ये करेन, मंत्रालयामध्ये करेन, सचिवालयामध्ये करेन, मोठमोठ्या शासनाच्या डिपार्टमेंटमध्ये करेन, मी तिथं राहणारच आहे। पण आता तुमचं जे एक शंका आहे, तुमच्या प्रश्नाच्या शेवटी एक शंका आहे की तुमची वाटचाल वंचितच राहील का? हे बघा, माझा जीवनाचा फंडा हा वंचित समूहांसाठी लढणं हा राहिलेला असल्यामुळं मी वंचितांसाठी, बहुजनांसाठीच राहणार आहे। पण कोणत्या पक्षात मी राहीन न राहीन याचा निर्णय एकतर्फी नसतो। माझ्या पक्षाच्या नेत्याला कोणाला घ्यायचं आणि कोणाला ठेवायचं आणि कोणाला काढायचं आहे हा अधिकार सुरक्षित आहे। पण जोपर्यंत माझा पक्ष, माझा नेता मला सन्मान आणि स्वाभिमानानं स्वातंत्र्य देतो तोपर्यंत मला पक्ष सोडायचे विचार काय येणार आहे? आणि माझ्या नेत्याला अपेक्षित जबाबदारी जोपर्यंत मी कार्यकर्ता म्हणून पार पाडत आहे आणि प्रामाणिकपणे काम करत आहे तोपर्यंत माझ्या नेत्याला मला काढावंसं का वाटेल? पण दोघांपैकी कोणाची कधी चूक झाली तर त्या चुकीची शिक्षा होणार आहे। पण जे तुमच्यामध्ये जी शंका आलेली आहे ते जास्त करून वंचित बहुजन आघाडी आणि बाळासाहेब आंबेडकरांच्या 40 वर्षाच्या राजकारणामध्ये निवडणुकीला उभं राहणारा मतदार मतदान घेतो, नेता बनतो आणि नंतर आपल्या स्वार्थासाठी सोडून जातो, म्हणून जास्त करून वंचित बहुजन वर्गामध्ये एक शंका असते। जे गेले त्यांची काळजी आणि त्यांना शिवाय आपण देत आहोत, पण जे गेले नाहीत त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला पाहिजे। जाणारे गेले, जे गेले ते कावळे होते, पण जे टिकलेले मावळे आहेत त्यांना तुम्ही शंकेनं बघू नका। ते वंचित बहुजनांसाठी आदरणीय बाळासाहेबांना नेतृत्व मानूनच काम करत आहेत। तुम्ही जर विश्वास दाखवला तर ते नक्की टिकतील आणि तुम्ही अविश्वास दाखवला तर अविश्वासामुळे संबंध टिकत नसतात, संबंध तुटतात। म्हणून माझी विनंती आहे सर्व वंचितांना, बहुजनांना की तुम्ही तुमचा विश्वास कायम ठेवा। मी तुम्हाला खात्री देतो की तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलण्या इतपत माझं भूतकाळ राहिलेलं आहे, माझं वर्तमान राहिलेलं आहे, येणारं भविष्य सुद्धा डोळ्यामध्ये डोळे घालून करणारच राहील। स्वाभिमान, आत्मसन्मान आणि स्वाभिमानाचंच राहील। म्हणून जोपर्यंत माझ्या पक्षामध्ये माझा स्वाभिमान सुरक्षित तोपर्यंत मी सुरक्षित। उम्मीद है आकाश उत्तम को सर का जवाब समझ आया होगा और अच्छी तरीके से वो समझ भी गए होंगे। अलीफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर नांदेड़ के इंजीनियर शेख अंसार साहब का सवाल है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में VBA और MIM का गठबंधन हो सकता है क्या, और फारूक सर की इस पर पर्सनल राय क्या है? चलिए, एक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई हमसे सवाल पूछने वाले सिर्फ मजदूर, हॉकर ही नहीं रहते हैं, तो डॉक्टर और कॉन्ट्रैक्टर भी है जो हमसे वाबस्ता है, ये इस बात की निशानी है।
मुझे लगता है कि सियासी तौर पे आपने पूछा वंचित और एमआईएम एक जगह आएंगे क्या, तो अभी अभी हाल ही में प्रकाश अंबेडकर साहब ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ये कहा है कि एमआईएम ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी अलायंस को तोड़ने की, और जो पार्टी को जीतने का फार्मूला वंचित से जुड़कर मिल गया था वो पार्टी ने गलत डिसीजन लिया था उसको तोड़ने का, इसलिए हमारी वो फाइल क्लोज है। और जब पार्टी के आला कायद हमारे अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कह दिया है कि कोई अलायंस नहीं होगा, तो जब तक वो न चाहेंगे तो अलायंस तो नहीं होगा। लेकिन इस पर मेरी राय यही है कि देखिए, गलती अलीम साहब आपकी भी है, हमारी भी है। जब वंचित और एमआईएम साथ में थे और लोकसभा के अंदर 48 सीटें लड़ी गई थी और 4 से 5 मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए थे, औरंगाबाद के अलावा एमआईएम का फायदा, पॉलिटिकली एमआईएम का फायदा वंचित बहुजन आघाड़ी को करवा के देने में, मुसलमानों का एतमाद जीत कर वंचित के उम्मीदवारों को वोट दिलाने में, बाकी के छोड़ दो, मुस्लिम कैंडिडेट को परभनी में एमआईएम के जो कैंडिडेट विधानसभा में 40-40 हज़ार वोट लेते हैं, उस परभनी जिले के अंदर जहाँ पे मुसलमान महाराष्ट्र के गिने चुने माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के मुस्लिम वोटों को वहाँ की एमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट को भी डाइवर्ट नहीं करा पाई, नहीं दिला पाई। क्या किया उस वक्त एमआईएम की लीडरशिप ने वहाँ पर, तो ये जो खामी रह गई है। तो तब जब साथ में थे तब हम नतीजा नहीं दे पाए, और जब साथ नहीं रहे तो फिर नुकसान हुआ। तो ये मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को इस पे फिर विचार करना चाहिए, लेकिन एमआईएम को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो कहाँ गलत हुए थे, और उनकी गलतियों को अगर वो बुनियादी तौर पे दुरुस्त कर रहे हैं, ऐसा अगर अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को लगेगा तो वो अपनी राय बदल सकते हैं। सर, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीआरएस के किसान नेता संतोष गव्हाणे पाटिल साहब ने आपसे किया है। वो वीडियो कॉलिंग के जरिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये देख लीजिए सर। आमचे आदरणीय मित्र फारुक भाई यांना माझा एक प्रश्न आहे की बाळासाहेब आंबेडकर नेहमीच मराठा आरक्षणाविषयी सकारात्मक बोलतात, पाठिंबा आहे असे म्हणतात, पण आदरणीय बाळासाहेब ज्या पद्धतीने मुस्लिम आरक्षणासाठी मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर रस्त्यावर उतरले होते, तसं मराठा आरक्षणासाठी एवढ्या मोठ्या ताकदीनं का उतरत नाहीत, याचं उत्तर दिलं पाहिजे। हा नुसताच देखावा आहे, म्हणायचं आहे का खरोखरच मनातून आहे हे कळलं पाहिजे जनतेला। संतोष पाटील हे माझे मातृ संघटनेतले सहकारी आहेत। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये संभाजी ब्रिगेडची जी टीम सोबत काम करत होती त्यामध्ये संतोष भाऊ माझे सहकारी राहिलेले आहेत। तेव्हापासून त्यांचे म्हणजे आमच्या सामाजिक जीवनामध्ये आम्ही वयानं, जरी मी त्यांच्यापेक्षा वयानं थोडं मोठंही असलो तरी चळवळीमध्ये आम्ही सोबत राहिलेले सहकारी राहिलेलो आहोत। ते चांगले मित्र आहेत, कुठेही राहिले तरी आमच्या मैत्री ही कायम राहणार। त्यांचा प्रश्न जे आहे ते थोडं खोचक प्रश्न आहे। मला एक गोष्ट सांगायची आहे की मुस्लिम आरक्षणासाठी ज्या पद्धतीनं बाळासाहेब रस्त्यावर उतरले होते त्या पद्धतीनं बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये पावसात भिजून कोल्हापूरमध्ये छत्रपती संभाजी राजेंच्या आणि त्यांचे पिता छत्रपती शाहू महाराजांच्या आंदोलनामध्ये छातीमध्ये कळ येताना, वेदना होताना तिथं बसून होते, आणि पावसात भिजून आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतलेला आहे, स्वतःची पर्वा न करता। तर जमिनीवर उतरण्याचं, रस्त्यावर उतरण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलेलं आहे, परंतु बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती समजून घेण्याची गरज आहे की आज मराठा समाज आरक्षण मागत असताना ज्या मराठा समाजाचं चित्र निर्माण करण्यात आलेलं आहे, तो मराठा समाज 150हून जास्त आमदार, 150हून जास्त घराणे या महाराष्ट्राची गेल्या 40-50 वर्षापासून सत्ता सांभाळत आहेत। मग त्या मराठाला ज्यांचे 150हून जास्त, 50%हून जास्त आमदार आहेत, मंत्रीपद आहेत, उच्च पदावर अधिकारी आहेत, या समाजाला आरक्षण देण्याची तयारी कोणाची राहील का? नाही राहणार आहे। मग हे समोरचं स्क्रीन सेवर आहे, हे पडद्यावर येणारं चित्र आहे, आणि बाळासाहेब पडद्याच्या मागं बघत आहेत।
बाळासाहेब म्हणतात की पडद्यावर दिसणारे प्रस्थापित घराणे, प्रस्थापित आमदार, प्रस्थापित खासदार, प्रस्थापित मंत्री, प्रस्थापित उद्योजक, प्रस्थापित कारखानदार मराठे. हे त्या मराठा समाजातले ते आहेत जे निजामाच्या काळामध्ये सरंजामदार होते, त्या काळामध्ये ते पूर्ण जागीरदार होते, जे इनामदार होते, ज्यांची पूर्ण सत्ता त्यांच्या माध्यमातून मुघलांची राहिलेली आहे ते आहेत. आणि त्यांना बघून कोणी आरक्षण देणार नाही. पण यांच्या आडमध्ये वास्तवमध्ये एक मोठा टक्का मराठा समाजातला जे अल्पभूधारक झालेला आहे, ज्यांच्या शेतीमध्ये नापिकी आणि सरकारच्या दुजाभावामुळं उत्पन्न राहिलेलं नाही, तो सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरावर मागासलेला आहे. त्याला बाळासाहेबांनी टर्म दिलेली गरीब मराठा. आणि बाळासाहेब कोणत्या आरक्षणाची लढाई लढू पाहतात? गरीब मराठा आरक्षणाची लढाई लढू पाहतात. हे घर भरलेले सरंजामदार घराणेशाही चालवणाऱ्या समाजाच्या मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा नाही. मला वाटते की आज घडीला मराठा समाजाला सुद्धा एका गोष्टीचं आत्मचिंतन करायची गरज आहे. एक गोष्ट समजून घ्यायची गरज आहे की आज मराठा समाजाला आरक्षण मागण्याची पाळी आली हे खरं आहे, पण ज्या सामान्य गरीब मराठ्यांना आरक्षण मागायची पाळी आलेली आहे त्याचे कारण काय आहेत? आणि फक्त आरक्षण मिळालं तर ते कारण दूर होणार आहेत का? ते सुजलाम सुफलाम मराठा समाज होणार आहे का? होणार नाही आहे. फक्त आरक्षण सोल्युशन नाही आहे. मराठा समाजाची उन्नती, मराठा समाजाचं जे वर्चस्व होतं ते शेतीमुळं होतं. शेतीचं नायनाट झालेलं आहे. हिस्स्यामुळं शेतीची जागा कमी झालेली आहे आणि पीक कमी झालेलं आहे. आधी 7 एकरमध्ये जी पीक आपण घेत होतो, आज तो 2 एकरमध्ये घेणं शक्य आहे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर. पण याच्यासाठी पाणीची उपलब्धता, खतांची, दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता जी सरकारनं करून दिली पाहिजे ते करत नाही आहे. आज हे इस्रायलला आदर्श मानतात पिल्लावळं. त्या इस्रायलनं काय शेतीचं तंत्रज्ञान विकसित केलं त्याचं ते आणतात का इथं? ते नाही आणणार. ते शस्त्रास्त्र आणणार, लढाईचं साहित्य घेऊन त्यांना बळ देणार, पण शेतीचं टेक्नॉलॉजी आणणार नाहीत. म्हणजे आता 1 एकरचंही जर कोणी 7-12 होल्डर असेल तर त्या 1 एकरमध्ये जर त्यांनी बागायती शेती केली तर पूर्वीच्या कोरडवाहू 7 एकरपेक्षा जास्त उत्पन्न घेऊ शकतो. पण सरकार फेल झालेली आहे त्यांना पाणी देण्यामध्ये, त्यांना सिंचन सुविधा देण्यामध्ये, त्यांना नवीन तंत्रज्ञान देण्यामध्ये, नवीन बी बियाणे देण्यामध्ये, खत देण्यामध्ये आणि किमान किंमत देण्यामध्ये. आज संतोष पाटलांना शेजारी राज्यातल्या BRS मध्ये का जावं लागलं? कारण त्यानं किमान समान किंमत दिली आणि काही माल का होईना पण घेतलं ना. हे काहीच घेत नाहीत ना. इथं काही मिनिमम सपोर्ट नाही आहे ना प्राईसचं. इथं नापिकी झाल्यावर नुकसान भरपाई नाही आहे ना. इथं इन्शुरन्स काढूनही इन्शुरन्सचा पैसा नाही आहे ना. मग आता खरी लढाई जी आहे मराठा समाजाची उन्नतीची लढाई शेतीतून होईल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणले होते शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणले होते नद्या जोडा आणि प्रत्येक जमिनीला भिजोती खाली आणा, त्याला सिंचनाखाली आणा, त्याला इरिगेटेड करा. तर बाबासाहेबांनी त्या काळात बोललेल्या गोष्टी या 70 वर्षात याच मराठा मंत्र्यांनी, मराठा मुख्यमंत्र्यांनी, मराठा कृषी मंत्र्यांनी, मराठा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी केल्या नाहीत. उलट ते म्हणत होते जमिनी विका, जमिनी विका. कारण यांचं धोरण आंतरराष्ट्रीय लॉबिंगचं जे राजकारण आहे त्याला अनुसरून आहे. यांना इथली शेती आणि शेतीचं उत्पन्न संपवायचं आहे. इथल्या शेत्या मोठमोठ्या औद्योगिक घराण्यांना विकायची आहे, त्यांना सोपवायचं आहे. जी शेती गोरगरीब मराठा विकून प्रस्थापित कॉर्पोरेट रिलायन्स शेती गेली. जर शेतीमध्ये नुकसान आहे, शेतीमध्ये नापिकी आहे, मग रिलायन्स शेती का करायली? अदानी शेतीमध्ये काय येतो? कारण त्यांचं जे कॉर्पोरेट माइंडसेट आहे ते त्यांचे घरं भरण्यासाठी अदानीला पोषक असं शरद पवाराची नीती आहे, अदानीला अंबानीला पोषक अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची नीती आहेत. आणि याचा फटका मराठा समाजाला बसतोय. पण कधी अॅट्रॉसिटीचं नावं, कधी आरक्षणाच्या नावानं त्यांच्यामधला असंतोष काढून देण्यासाठी, त्यांना उद्रेक करण्यासाठी हेच नेतृत्व षडयंत्र करत आहेत. मराठा समाजासोबत माझी खूप आत्मीयता आहे. छत्रपती शिवरायांनी आम्हाला सत्तेमध्ये स्थान दिलेलं आहे. छत्रपती शिवरायांनी आम्हाला सन्मान दिलेला आहे. आम्हाला सैन्यामध्ये अंगरक्षक म्हणून सोबत घेतलेला आहे. आम्हाला तोपखान्यासारखे, घोडदल सारख्या याचे प्रमुख पद दिलेले आहेत. जेवढं शिवरायांच्या काळामध्ये आम्हाला मंत्रिमंडळामध्ये स्थान होतं त्याचं 2% या लोकशाहीमध्ये आम्हाला भेटलेलं नाहीये. एवढा आदर आणि सन्मान छत्रपती शिवरायांचा आम्हाला आहे. आणि त्या शिवरायांचं
रक्ताचा वारस असलेल्या मराठा समाजाबद्दल आत्मीयता आहे, पण सत्य मराठा समाज बघणार आहे की नाही, संयमानं आपलं आत्मचिंतन करणार आहे की नाही. आज मराठा समाजाला आपले कारण शोधायचे असतील तर या प्रस्थापित घराण्यांना राजकारणातून तडीपार केल्याशिवाय आणि गरीब नेतृत्व, गरीब मराठा सर्व बहुजनांना घेऊन चालणारा नेतृत्व नवीन समोर आणल्याशिवाय, या संतोष पाटलांनी नेहमी विवेकवादी चळवळीमधून राहिलेले आहेत, सर्व समाजाला सोबत घेण्याची भूमिका केली. काय राजकीय पाठबळ दिलं मराठा तरुणांनी यांना? जिथं संतोष गव्हाणे पाटील उभं राहील तिथं मराठा तरुणांनी निमूटपणे यांच्या मागे यायला पाहिजे, येत नाहीत. अशा गरीब मराठाचा प्रतिनिधी स्वतः आजही शेतीमध्ये राबणारा संतोष गव्हाणे पाटलासारखा माणूस नेता का बनला नाही? यांच्या मागे आलेले कालचे शेमडे पोरं आज सभापती व्हायलेत, नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर आणि जिल्हा परिषदेमध्ये पद घ्यायलेत आणि त्यांना प्रस्थापितांना सत्तेमध्ये सगळं चालू आहे. आणि हे कष्ट करणारे आमच्या मित्राला नाही गिनणार, ते नाही देणार संधी. हा दुजाभाव जे आहे मराठा समाजानं, याची लढाई लढली पाहिजे. मराठा तरुणांना माझी कडकडीची विनंती आहे, खरं बोलणारा कडवा नेता निवडा, पण गोड बोलणारा भडवा नेता निवडू नका. तुमचं सत्यानाश कडवा आणि सत्य बोलणाऱ्यांनी नाही केलं, तुमचं सत्यानाश गोड बोलून आपल्या घराणेशाही तुमच्यावर थोपवणारी भडव्या नेत्यांनी केलेली आहे. या भडव्यांना तुम्ही धडा शिकवणार आहात की नाही? जर शिकवणार नाही तर आरक्षणानं तुमचा प्रश्न सुटणार नाही. काय आमच्या नावानं तुम्हाला खापर फोडायचं फोडा, काय मारायचं मारा, पण मी सत्य बोलायलो. माझ्या मानेवर तलवारी आली तरी मी हे सत्य बोलणार आहे की मराठा समाजाचा प्रश्न फक्त आरक्षणानं सुटणार नाही. शेतीमध्ये जोपर्यंत परिवर्तन होत नाही, क्रांती येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाज सुजलाम सुफलाम होणार नाही. फक्त ठीक आहे आरक्षण घ्या, 100 नोकऱ्या निघाल्यावर समजा 16% आरक्षण होतं मराठा समाजाचा, ते कायम राहिलं. 100 नोकऱ्या निघावे लागतील तेव्हा 16 मराठे भरती होतील ना. 100 मध्ये 16 हे होत आहेत तर 84 इतरची भरती होईल, तेव्हा कुठं नोकऱ्या राहिल्या आहेत? नोकरीचा पूर्ण कंत्राटीदार केलेला आहे. शिक्षण संस्था कुठं राहिलेल्या आहेत? सगळ्या संस्था खाजगी, शाळा खाजगी केल्या यांनी. खाजगी क्षेत्राला शाळा देऊन टाकले, अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी शाळेच्या देऊन टाकलेत खाजगी, आणि रिलायन्स सारखे लोक शाळेमध्ये येणार आहेत. उद्या कोणते संस्थान आणि कॉलेज डीम युनिव्हर्सिटी काढली, डीम युनिव्हर्सिटीमध्ये तुमच्या रिझर्वेशनचे बेनिफिट होणार आहे का तुम्हाला? खाजगी विद्यापीठामध्ये रिझर्वेशनमुळे जागा मिळणार आहेत का तुम्हाला? रिझर्वेशनचं लाभच होऊ नये म्हणून सरकारचे धोरण एकीकडे असताना तुम्ही रिझर्वेशन घेतल्यानं खूप सुजलाम सुफलाम होणार आहात असं समजत असाल तर हा तुमचा गोड गैरसमज आहे, हा तुमचा भ्रम आहे, हा स्क्रीन सेवर आहे, ऍक्च्युअल नाही. पण वास्तव स्वीकारण्यासाठी आरक्षण द्यायला पाहिजे गरीब मराठ्यांना. आदरणीय बाळासाहेब आजही त्यांनी कायम आहेत त्या भूमिकेवर, पण गरीब मराठ्यांसाठी कायम आहेत. श्रीमंत मराठ्यांचे घराणेशाही पोचणारं आरक्षणाच्या लढ्याला बाळासाहेब आंबेडकरांचंच काय, बाकी कोणाचं समर्थन नाही. पण खरोखर गरीब असलेल्या मराठ्यांना आरक्षण मिळवण्यासाठी फारुख अहमदच काय, पूर्ण मुस्लिम समाज, SC समाज, बौद्ध समाज आणि आदरणीय बाळासाहेब सुद्धा आणि OBC सुद्धा त्यांच्या पाठीशी राहतील. पण जे खेळ खेळायला तर भांडणं लावायचं. आता बघा, एकीकडं भिडे गुरुजी येतात आणि जरांगे पाटलाला पाठिंबा दर्शवतात. त्या भिडे गुरुजीनं आतापर्यंत आरक्षणाचं सोडावं, छत्रपती शिवरायांच्या मुवमेंटवर बोलणारा भिडे गुरुजी, शिवरायांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे, मा जिजावर शिंतोडे उचलणाऱ्यावर आजपर्यंत एक शब्दानं बोलला का? मराठा समाजाच्या तरुणांना समजायला पाहिजे ते भिडे त्यांचं खरंच गुरुजी म्हणण्याच्या लायकीचं माणूस आहे का? त्यानं आजपर्यंत ज्या लेखकानं मा जिजाऊवर शिंतोडे उडवणारा इतिहास लिहिलं त्याच्या विरोधामध्ये भिडेनं बोललेला मला एक इंटरव्ह्यू दाखवा बरं. नाही भेटणार तुम्हाला. भिडे ब्राह्मण्यवादी शिवचरित्राचा समर्थक आहे, ज्याला मराठा चळवळीनं, संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघानं खोडून काढलं बड्या मेहनतीनं, त्या विद्वेष पसरवणाऱ्या इतिहासाचं समर्थक आहे. आज त्याच्या बळी कसं पडू शकतो हा समाज? आज आपल्याला या सगळ्या गोष्टी ज्या आहे मराठा समाजाला समजून घ्याव्या लागतील. आणि कडवं बोलणारे का असेना,
पण मराठा समाजाच्या शेतीला उद्योगाचा दर्जा, सिंचनाची सुविधा, दर्जेदार बियाणे, आज आत्महत्या करणारे शेतकरी सगळ्यात जास्त कोणत्या एका समाजातून आहे, ते माझ्या मराठा समाजातून आहे. सगळ्यात जास्त वंचित जर कोणी असेल, अहो मॉब लिंचिंग आणि दंगलीमध्ये मरणाऱ्या मुसलमानांची संख्या, अत्याचार, बलात्कार आणि हत्येमध्ये मरणाऱ्या शेड्यूल कास्टची संख्येपेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे. सगळ्यात जास्त जीव गमावणारा जर कोणता समाज आहे तर तो मराठा समाज आहे. जे शेतकरी आत्महत्या करतात त्याच्यामध्ये 80-90% कोणत्या जातीचे लोक आहेत. आज हे आम्हाला दिसतंय, पण याच्यात सुधार करायचा असेल तर ज्या सत्तेच्या हातामध्ये हे बदल करायचा आहे त्या सत्तेमध्ये यांनी प्रस्थापितांना बसवलंय. हे कालचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष असलेले 2-2दा मुख्यमंत्री होतात आणि आज तोंड लपून फिरतात. आज यांनी बिहार बद्दल काल ते अशोक चव्हाणांचं स्टेटमेंट ऐकलं, लाज वाटली पाहिजे राव यांना. काय म्हणतोय तो की बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी 75% आरक्षण केलेलं आहे, तसंच महाराष्ट्रामध्ये करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीशिवाय केलं. नितीश कुमारनं केंद्राच्या मदतीशिवाय सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईननं त्यांनी जाती गणना केली म्हणून तिथलं आरक्षण वाढलं. जाती गणना केली म्हणून 75% आरक्षण बिहारमध्ये लागू झालेलं आहे. यांची 2.5 वर्ष सत्ता होती अशोक चव्हाणांची. हे मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख होते. यांनी त्या काळामध्ये जाती गणना केली असती तेव्हा मराठा कुणबीमध्ये जाती गणनेमध्ये समाविष्ट केलं असतं तर ओबीसीचं आहे ते आरक्षण वाढलं असतं आणि अतिरिक्त कुणबी समाजाची नवीन गणनेमध्ये आलेली संख्येच्या बळावर ते दुपटीनं झालं असतं. 27% नाही 60% आरक्षण ओबीसीचं वाढलं असतं या महाराष्ट्रामध्ये. आहे ते ओबीसींना दुपटीनं लाभ आला असता आणि मराठा समाजाला पण 90, 80, 85% मराठा समावेश होईल एवढं कुणबीचं धागेदोरे सापडले असते. पण जातगणना केली का? आज आरक्षणासाठी ओबीसी आणि मराठ्यामध्ये भांडण लावणारे दोघं जर एक होऊन सरकारला म्हणले जात गणना करा तर बिहार सारखी 75% आरक्षण महाराष्ट्रामध्ये लागू होऊ शकतो. त्याच्या आडमध्ये मुसलमानांना सुद्धा लाभ होऊ शकतो, मायनॉरिटीचं पण आरक्षण भेटू शकतो. न्यायिक बाजू बघायला पाहिजे. आज ओबीसी साठी लढतायत, मराठासाठी लढतायत आणि मुसलमान दोघांच्या मोर्चामध्ये पाणी वाटायचं काम करायला, पण त्या मुस्लिम आरक्षणाबद्दल कोणी बोलायला तयार नाहीये. हायकोर्टानं मराठा आरक्षण रिजेक्ट केला होता पण 5% शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवला होता. ते द्या हे म्हणावं लागेल ना, हे कोणीच म्हणणं गेलंय ना. न्यायिक बाजू आहे का मग? म्हणून आज मुस्लिम असो, ओबीसी असो की मराठा असो, यांनी राज्य सरकारला जात गणना करण्यासाठी भाग पाडलं पाहिजे. जात गणना केल्याबरोबर ओबीसी, मराठा, मुसलमान, धनगर सगळ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल. मग एकदा हे केलं तर पाहिजे, हे करायला तर पाहिजे. पण हे करून घेण्यासाठी जे दबाव तंत्र लागतो ते एका जातीच्या दबावानं होणार नाही. म्हणून ओबीसी, मराठा, मुस्लिम आणि इतर सगळ्या समाजांनी एकजुटीनं या राज्य सरकारला जात गणना करण्यासाठी भाग पाडलं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषाप्रमाणे इम्पेरिकल डाटाच्या आधारे महाराष्ट्राचा रिझर्वेशन 85% पर्यंत जाऊ शकतो. आणि हे जर झालं तर सर्व समाजांना न्याय मिळणार आहे. म्हणून शेवटी एकट्या मराठा समाजाला नाही तर सर्व ओबीसी असो, मराठी असो की मुसलमान असो, सत्य बोलणारा कड़वा नेता निवडा, गोड बोलणारा भड़वा नेता निवडू नका. उम्मीद है संतोष गवानी पाटिल साहब को फारूक अहमद साहब का ये जवाब पसंद आया होगा, समझ आया होगा. तो साथियों, ये थे फारूक अहमद साहब जिनसे हमने विस्तृत बातचीत की है. तो उम्मीद है आपको फारूक अहमद साहब के जवाबात जिन्होंने हर विषय पर बेबाकी से दिए हैं पसंद आए होंगे. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में फारूक अहमद साहब दक्षिण से वंचित के उम्मीदवार के तौर पर खड़े रहेंगे और दलित मुस्लिम ये जो गठबंधन है वो गठबंधन मजबूती के साथ इनके पीछे खड़ा रहेगा. और आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में फारूक अहमद साहब को दक्षिण नांदेड़ की जनता भारी बहुमत से उन्हें जिताकर दिलाएगी. तो मैं आपसे आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा कि मैं तकरीबन 15-16 साल से फारूक अहमद साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि सर में क्या काबिलियत है, सर किस तरीके से कौम के लिए, वंचित घटकों के लिए लड़ते हैं. पीछे 2 साल पहले कोरोना में जिस तरीके से परेशान हो चुकी थी आवाम, और फारूक सर का जो काम मैंने देखा हूँ, और उस टाइम पर मैं कहता था
कि अगर फारूक अहमद अगर एमएलए होता इस टाइम पर तो ये जो कौम, ये जो वंचित घटक आज परेशान है, वो परेशान नहीं होती, घर पहुंच उनको हर मदद हर सुविधा मिलती। ये मैं तब हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को कहता था। और उम्मीद है कि जो हमसे गलतियां हो चुकी है, जो गलतियां हम लोगों ने कर चुकी है, आने वाले समय में वो गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे और एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा कायद विधानसभा में नांदेड़ दक्षिण से हम भेजेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें शुभकामनाएं दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि आपका चैनल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन इतना तफसील इंटरव्यू मेरा पहले किसी ने नहीं लिया। और पहली बार जावेद हाशमी साहब ने एक बहुत ही बेबाक और रूबरू तरीके से इस इंटरव्यू को लिया है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपकी दुआएं और आपकी मदद इस चैनल को भी, इस इंटरव्यू को भी आगे बढ़ाने में, शेयर करने में और लाइक करने में इसको आप अपनी थोड़ी ताउन करेंगे, ये दरख्वास्त के साथ आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।